जय हिंद साथियों। चलिए आप सबका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो ये हमारी संविधान की क्लास चलती है स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, ये हमारी दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन और आपके रेलवे के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, आपके सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी संविधान की। ठीक, अब इसमें हमने अपना 4 पार्ट तो कंप्लीट कर लिए थे, हम 5 भाग पर चल रहे थे इसके। ठीक है, और उसमें भी हमने अपने 73 तक अनुच्छेद कवर कर लिए थे। ठीक, हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कवर हो गया था। अब हमारा आता है मंत्रिपरिषद, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मंत्री परिषद। ठीक, और जो मंत्रिपरिषद है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? अनुच्छेद 74 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है 74 में। तो 74 जो अनुच्छेद है इसमें क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री की सलाह पर काम करेगा। ठीक, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाए। ठीक है, और इसका प्रधान कौन होगा? प्रधान कह लो या हेड कह लो, कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी कि 74 में एक बात कही गई प्रधानमंत्री के बारे में, एक बात कही गई कि हमारा एक देश का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। जो हमारे देश की एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री की हमारे इसमें अब बात कही गई। ठीक है, चलिए उसका आगे देखते हैं। आर्टिकल 75 क्या कहता है, साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए बच्चे से। आर्टिकल अनुच्छेद 75 में देखते हैं क्या कहता है। तो अनुच्छेद 75 क्या कहता है? मंत्रियों के बारे में उपबंध दिया गया है आर्टिकल 75 में। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति जो मंत्री आपके चुनाव जीत के आगे उनको शपथ कौन दिलाएगा? उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह से ही और दूसरे मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, जो आपकी मंत्री परिषद है, जो आपकी मंत्री परिषद होगी वो क्या होगी? लोकसभा के 15% इसकी जो संख्या होगी, मंत्री परिषद की संख्या, वो कितनी होगी? वो आपकी लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी।
ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों से 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक, जो आपकी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में जो संख्या होगी मंत्रियों की वो लोकसभा के कुल 15% के बराबर होगी, उससे ज्यादा उसमें मंत्री नहीं होंगे। ठीक, यानी इसमें एक चीज और गई यही है कि यदि कोई मंत्री, ठीक है, किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, किसी मंत्री का किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है, अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक, और प्रधानमंत्री को भी कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। और प्रधानमंत्री के कहने पर ही वो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक, अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की संख्या की। जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है उसमें लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक सदस्य नहीं हो सकते मंत्रिपरिषद के अंदर। ठीक, और ये हमारा जो मंत्री होता है वो किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे सदस्य बनना पड़ेगा, और अगर वो 6 माह के अंदर सदस्य नहीं बनता तो वो फिर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसे साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए बच्चों। हमारा आता है आर्टिकल 76। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है, भारत के महान न्यायवादी की बात की गई है। भारत का महान न्यायवादी, ठीक है, इसके लिए क्या कहा गया है, भारत के महान न्यायवादी के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, चलिए, जो हमारा महान्यायवादी होता है वो हमारा भारत राष्ट्रपति ही से नियुक्त करता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो इसकी योग्यता है वो यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य है तो उस इंसान को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि जो हमारा महान्यायवादी होता है वो क्या करता है, विधि संबंधी कार्य को देखता है। जितना भी सरकार के अंदर कानून से संबंधित कार्य होते हैं, ठीक है, उन सबको महान्यायवादी देखता है।
ठीक है, ये इसका कार्य होगा। और सर ये सारे कार्य कौन, राष्ट्रपति इसको ये सारे कार्य सौंपता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा आ सकता है अनुच्छेद 77। ये क्या कहता है, इसमें देखते हैं ये क्या कहता है। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 कहता है कि कोई भी पारित अभिलेख राष्ट्रपति के नाम से होना चाहिए। ठीक, और उस पर सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। क्या कहता है, कोई भी पारित अभिलेख राष्ट्रपति के नाम से होना चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर। ठीक है, यानी कि जब कोई अभिलेख, कोई भी चीज हम पारित करते हैं तो हम तो पारित कर नहीं सकते। ठीक, अब देश का हेड कौन है, वो है होता है राष्ट्रपति। तो कोई भी अभिलेख अगर पारित होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही पारित किया जाता है। ठीक, और उस पर राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, आप देखते हो जब भी कोई बिल वगैरह पास होता है तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं सबसे लास्ट में, जब सब उसे मान्यता दे देते हैं बिल को, उससे सबको कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, तो सबसे लास्ट में वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति से पढ़कर और उस पर सिग्नेचर करता है अपने, उसके बाद वो विधेयक पारित किया जाता है। ठीक, किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, और उसी से कानून बन जाते हैं फिर। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 78 की, इसे साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए बच्चों। आर्टिकल 78 ये बता देता हूँ, अनुच्छेद 78 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 78 बताता है प्रधानमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा। ये राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है कि उसका काम है कि राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। प्रधानमंत्री का क्या कार्य है कि वो सारी जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। ठीक है, समय समय पर राष्ट्रपति को बताता रहे कि क्या चल रहा और क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इन्हें सभी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 78 तक हमारे कवर हो गए। इसके बाद देखते हैं कुछ और आगे का। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, और इसमें क्या कहा गया है, भारत की संसद। ठीक, भारत की संसद की बात इसके अंदर कही गई है। ठीक है, प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 में प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, 13 मई 1952 में संसद की प्रथम बैठक हुई थी।
यह आर्टिकल 79 के अंदर आता है। भारत की संसद बताया गया है इसमें। भारत की एक संसद होगी जिसके दो सदन होंगे, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। ठीक। भारत की संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं भारत की संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सीधे आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आर्टिकल 81 आता है। आर्टिकल 81 को अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है प्रथम सदन, जिसको हम प्रथम सदन बोलते हैं। क्या? लोकसभा। लोकसभा के बारे में बताया गया है। कुछ चीजें देखते हैं लोकसभा से रिलेटेड। ठीक है। तो 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 से स्टार्टिंग है इसकी। इसमें कितनी है आपके? 552 तो आपकी सीट होती है इसके अंदर। ठीक है। वर्तमान में जो लोकसभा, वर्तमान में जो है 80 सीट यूपी से है, उत्तर प्रदेश से, और इसी से सबसे ज्यादा सीट है इसमें। सबसे ज्यादा सीट कौन सी स्टेट से है? यूपी स्टेट से है। ठीक। लोकसभा में जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का जो हेड होता है, ठीक है, मतलब लोकसभा में जितने भी सदस्य है वे सारी जनता द्वारा चुने जाते हैं और वे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता की तरफ से अपनी बातों को लोकसभा में रखते हैं सरकार के पास। ठीक। इसमें क्या है? 18 वर्ष क्या होती है इसमें? वोट डालने की आयु होती है। वोट डालने की आयु 18 वर्ष या उससे बड़े व्यक्ति इसमें अपना वोट डाल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हमारे देश में आपात की घोषणा हो रही है, ठीक, आपात के समय 1 वर्ष इसका जो है कार्यकाल बढ़ जाता है। 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ जाता है। मतलब ये है इसका कि यदि आपका लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उसका आखिरी वर्ष चल रहा है 5वां, ठीक, और उसी साल आपका आपातकाल लग गया, ठीक है, और चुनाव हो नहीं पाए तो 1 वर्ष तक इसका जो है कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक। लेकिन अगर 1 वर्ष के अंदर आपातकाल खत्म नहीं हुआ तो उससे आगे 6 माह तक इसको और बढ़ा सकते हैं। छह माह तक आगे इससे और बढ़ सकता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसके लिए 25 वर्ष आयु होनी जरूरी है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम। जिसकी आयु 25 वर्ष या उससे ज्यादा है वो लोकसभा के लिए अपना नामांकन करा सकता है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें और बताता हूँ कुछ आपको। क्या क्या बताया? लोकसभा में प्रथम सदन होता है लोकसभा हमारा, जिसे हम उच्च सदन भी बोलते हैं। इसमें 552 टोटल सीट है। 80 सीट यूपी से है, सबसे ज्यादा सीट वाला स्टेट है हमारा यूपी। ठीक है। इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जनता द्वारा आपके जो मंत्री है वे सब चुने जाते हैं। ठीक।
चलिए, 18 वर्ष वोटर की आयु होती है इसमें, जो इसमें वोट डालती है उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति इसमें वोट डाल सकते हैं। ठीक, चलिए, आपात के समय जो है 1 वर्ष इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर तब भी आपातकाल खत्म नहीं हुआ तो उसके बाद 6 माह तक हम इसका कार्यकाल और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं बात करूं लोकसभा की, तो अगर 60 दिन तक लोकसभा की बैठक से कोई अनुपस्थित है, 60 दिन तक बैठक से अनुपस्थित सदस्य कोई, ठीक है, कोई है तो क्या होगा, उसकी सदस्यता खत्म। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन से अधिक अनुपस्थित है बैठक से तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। और बात की जाए तो दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक होती है, कौन कराता है, लोकसभा। लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराता है। ठीक, चलिए अगर इसके आगे बात करूं तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, वो टॉपिक मतलब पॉइंट, कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होगा। ठीक, जो हमारा धन विधेयक होता है वो लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता धन विधेयक में। ठीक है, ये सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। चलिए, अब हमारा आर्टिकल 81 भी कंप्लीट हो गया। अब हम 82 की बात करते हैं जिसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्जाम में ज़्यादातर बनते हैं इसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट डाउन करके और इसे अच्छे से एक बार याद करना। ठीक है बच्चों, चलिए चलते आगे। इसके बाद बात करूं अनुच्छेद 82 की, क्या बताया गया है, द्वितीय सदन राज्यसभा, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करो तो 252 और 250 इसमें सीट होती है। ठीक, और जो है आपकी 31 सीट यूपी से है सबसे ज्यादा, दोनों में सबसे ज्यादा सीट जो है यूपी स्टेट से है। ठीक है, जो आपका
राज्यसभा है राज्यसभा में राज्यों के विधानसभा से राज्यों के विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के मंत्रियों को चुना जाता है। ठीक है, उसमें सिर्फ यही वोट डालते हैं। ठीक, चलिए, राज्यसभा में जो है आपकी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए इसके लिए। ठीक, कम से कम 30 वर्ष। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी सेम वही है कि अगर 60 दिन तक कोई अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता यहाँ भी खत्म हो जाती है आपकी। ठीक है, अगर इसकी एक बात हो रहा है, राज्य सभा का सभापति कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक, अगर इसकी बात करें धन विधेयक की, तो राज्यसभा धन विधेयक को धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद सहमति से अपना साइन करके भेज देगी। ठीक है, और साधारण विधेयक को 60 दिन तक रोक सकती है। ठीक, 6 माह तक, सॉरी, साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इसमें जो है आपकी राज्यसभा का कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स था। ठीक, चलिए अब हम और नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसे आप साथ के साथ नोट डाउन करके और याद करते हुए चलिए, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 83 की। ठीक, ये क्या कहता है अनुच्छेद 83? इसमें संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल बताया गया है। ठीक, क्या बताया गया है? दोनों सदनों का कार्यकाल बताया गया है। कैसे? इसमें बताया गया है कि राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। ठीक, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, लेकिन 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या हो गए? रिटायर हो गए। ठीक, वही अगर हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा
भंग हो सकती है। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक, वही इसका कार्यकाल 5 साल का बना रहेगा। लोकसभा का, ठीक है। अगर आप बात लागू नहीं होता तो इसका कार्यकाल नॉर्मली 5 साल का बना रहेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं आर्टिकल 84 की तरफ। अनुच्छेद 84 क्या कहता है? संसद की सदस्यता के लिए योग्यता बताई गई है। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, ठीक है, क्या योग्यता होगी? तो इसमें अगर हम बात करें राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो इसमें बताया गया है भारत का नागरिक, ठीक, और 30 वर्ष उम्र हो। ठीक, अगर यही बात करूं मैं लोकसभा की तो इसमें क्या बताया गया है? भारत का नागरिक और 25 वर्ष उम्र बताई गई है। ठीक, तो राज्यसभा के लिए तो भारत का नागरिक होना जरूरी है और लोकसभा के लिए भी, ठीक है, लेकिन राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 3 वर्ष है। ठीक, लेकिन लोकसभा के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष या उससे अधिक। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है 85। वो क्या कहता है उसे देखते हैं एक बार। साथ के साथ आप इसे नोट डाउन करते हुए चलिए बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसी लगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85। ये क्या कहता है? ठीक है, संसद के सत्र और छात्रावास और विघटन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, संसद के सत्र, छात्रावास और आपका विघटन, ये सब चीजें इसमें बताई गई है। क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है समय समय पर बैठक बुलाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति समय समय पर बैठक बुलाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया है? और कहा गया है प्रथम व अंतिम बैठक के बीच छह माह से अधिक अंतर न हो। ठीक है, 6 महीने या उससे कम में ही दूसरी बैठक बुला ली जाएगी, उससे ज्यादा का अंतर उसमें ना हो दोनों बैठक के बीच। ठीक, उसमें ये तो थी आपके सत्र की बात। उसके बाद बात करें छात्रावास की, तो राष्ट्रपति क्या करेगा?
राष्ट्रपति किसी भी सदन का छात्रावास कर सकेगा। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का छात्रावास कर सकता है। ठीक, और अगर मैं बात करूं विघटन की, तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, उसे खंडित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। तो इसमें क्या बताया गया, राष्ट्रपति समय समय पर बैठक बुलाएगा। ठीक है, सत्र लगते रहेंगे। ठीक, और अंतिम और पहली और आखिरी बैठक के बीच 6 महीने का ज्यादा से ज्यादा अंतर होगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं हो सकता दोनों बैठक के बीच। ठीक, और राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का छात्रावास कर सकता है। ठीक, और राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। और इसके बाद में बात करूं आर्टिकल 86 की, तो ये क्या कहता है, अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, सदनों को कोई संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति सदनों को कोई संदेश भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कोई सी भी सदन को कुछ भी संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास यह होता है, उन्हें उसकी बात सुननी पड़ेगी राष्ट्रपति की। ठीक, चलिए इसे साथ के साथ नोट डाउन कर दिए, आगे चलते हैं। फिर अगर मैं इसके बाद बात करूं, तो इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 87, आर्टिकल 87। ये क्या कहता है, ये देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 87 कहता है आपका, राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों सदनों के प्रथम सत्र में, दोनों सदनों के प्रथम सत्र में भाषण देकर उनको क्या करेगा, उन्हें बताएगा कि वे उनके आह्वान के कारण क्या है। ठीक है, आह्वान के कारण बताएगा, उनको क्यों बुलाया गया है। ठीक है, उनका कार्य क्या है, ये सब कारण राष्ट्रपति उनको प्रथम सत्र में भाषण देकर बताएगा। ठीक है, यह आर्टिकल 87 के अंदर है। अनुच्छेद 88 की बात करें, अगर अनुच्छेद 88 की बात करें तो क्या कहता है, जो हमारा सदन है, सदनों में प्रत्येक मंत्री, ठीक है, प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी, ठीक है,
मंत्री और महान्यायवादी किसी भी संयुक्त बैठक में बैठ सकते हैं। किसी भी संयुक्त बैठक में बैठ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा का मंत्री हो, चाहे वो लोकसभा का हो, वे संयुक्त बैठक की किसी भी बैठक में बैठ सकते हैं, मंत्री और महान्यायवादी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 89 की बात करते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है, इसमें बताया गया है आपका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति बिना पद में बैठे और उसकी कमाल संभालेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। इसके बाद आपका आर्टिकल अनुच्छेद 93 आता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात इसमें बताई गई है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात इसमें कही गई है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 98। इसमें क्या कहा गया है? संसद का सचिवालय, जो हमारी संसद है उसका एक सचिवालय होगा, ये बात इसमें कही गई है। ठीक, संसद के सचिवालय की बात इसमें बताई गई है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट करवाता हूँ मैं इस पार्ट में, ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे कराता हूँ, और ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलिए आप इसे नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। बच्चों साथ के साथ नोट करते हुए चला करो, अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा करो। ठीक, बात करते हैं अनुच्छेद 105 की। ये क्या कहता है? ये अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उनकी अनुक्तियां। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है संसद के सदस्यों की शक्तियां इसमें बताई गई है। ठीक है, और उनके विशेष अधिकार। विशेष अधिकार के बारे में अनुच्छेद 105 में बताया गया है। ठीक है, में क्या बताया गया है? जो मंत्री वगैरह होते हैं आपके, ठीक है, वे संसद के सदनों की गरिमा बनाए रखेंगे और अपने कार्य को पूरी स्वतंत्रता से करेंगे। ठीक है, संसद के सदनों की गरिमा को बनाए रखना। ठीक, और स्वतंत्रता से अपना कार्य करना, ये
आर्टिकल 105 में बताया गया है। ठीक, अगर बात करें हम आर्टिकल 124 की, तो इसमें क्या बताया गया है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 124 इंपोर्टेंट है, नोट करते हुए चलिए। अनुच्छेद 124 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। ठीक, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। पहली पॉइंट तो यही है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं। ठीक, 124 के अंदर है। इसमें कहा गया है अगला पॉइंट, इसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। ठीक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसमें अगली बात बताई गई है कि जो हमारा न्यायाधीश है, न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। ठीक, और इसमें क्या गया है कि न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। ठीक है, अनुच्छेद 124 क्या कहता है, अनुच्छेद 124 कहता है, इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है अनुच्छेद 124 में। ठीक, इसमें क्या है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ये बात इसमें कही गई। ठीक, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हो गए, और जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, न्यायाधीश की अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष तक हो सकती है, 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाएगा, और न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 125 इसमें क्या कहा है ये देखते हैं, जब आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक यहाँ करा देता हूँ। अनुच्छेद 125 क्या कहता है, न्यायाधीश का वेतन आदि इसमें दिया गया है। ठीक है, न्यायाधीश का वेतन बताया गया है। ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा ये। न्यायाधीश के वेतन को संसद निर्धारित करेगी, कितना वेतन न्यायाधीश को मिलना चाहिए, कितना नहीं। ठीक, चलिए इसे नोट डाउन करिए साथ के साथ। इसके बाद आगे देखते हैं, आज हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम अपना भाग 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए रफ करता हूँ इसको।
अनुच्छेद 126 इसके बाद आता है। ठीक है, ये क्या है इसमें, ये अनुच्छेद 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक, इसमें क्या है, पद खाली होने पर राष्ट्रपति क्या करेगा, न्यायाधीश, किसी अन्य न्यायाधीश में से किसी को पद सौंप देगा। ठीक है, राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को पद सौंप देगा। ठीक, यदि न्यायाधीश का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है किसी अन्य न्यायाधीश को उसका पद सौंप देगा। ठीक, जो भी उनमें वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 148 इंपोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, भारत के लेखा जोखा का हिसाब रखने वाला उसे बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, अनुच्छेद 148 के अंदर आता है। इसमें क्या है, इसमें भी राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। ठीक, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और इसको हटाया कैसे जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही महालेखा नियंत्रक परीक्षक को हटाया जाता है। ठीक, ये क्या है, ये जो है हमारा संचित निधि, संचित निधि के संरक्षण के रूप में नियुक्त होता है। ठीक है, संचित निधि का संरक्षण करने के लिए इसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक को। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सर नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक, और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है साथियों, चलिए अब हम अपना कल से भाग 6 स्टार्ट करेंगे जो राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक, हमारे यहाँ तक भाग पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।